जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, तो उन्होंने दो किताबें जो पुस्तकों का लेखन किया या दो संस्करण उन्होंने प्रकाशित किए, उन दोनों संस्करण के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आखिर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में कौन कौन से तत्व इसमें हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्निहित तत्वों के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये माल्थस का जो सिद्धांत है ये बहुत अनुभव के आधार पर और निरीक्षण के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया। अर्थात माल्थस ने कईयों देशों का भ्रमण किया, वहाँ की कृषि की दशाओं का वर्णन किया, कुछ उस समकालीन जो विचारधारा थे उनकी भी विचारधाराओं का प्रभाव माल्थस पे देखने को मिला। और आज हम लोग वास्तव में इस पे यदि गौर करें तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो कुछ उस समय की जो समकालीन परिस्थितियाँ थीं उसके आधार पर ही प्रस्तुत किया। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो तत्व निहित हैं, कुछ कौन कौन से तत्व निहित हैं, ये आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी मान्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं रही हैं। तो जैसा कि हमने पिछली उस टर्न पे भी देखा था, पिछली वाली टर्न में और संस्करण में ये पढ़ा था कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांतों की जो मान्यताएं हैं वो इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती हैं कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि माल्थस ने काम वासना और संतान उत्पत्ति के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन, सीधा संबंध बताया, प्रत्यक्ष संबंध बताया। अर्थात उनके मतानुसार मनुष्य की जो काम वासना है वो यथा स्थिर रहती है और इसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति आवश्यक है, ऐसा उनका मानना था। एक मान्यता ये थी। दूसरी मान्यता हमने पिछली बार भी उस पर देखी थी कि माल्थस ने आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति में भी घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध बताया। अर्थात उनके अनुसार यदि आर्थिक संपन्नता की वृद्धि होती है तो अधिक संतानोत्पत्ति को प्रेरित करती है। ऐसी विचारधारा उनके विचारों से परिलक्षित होती है। तीसरी बात उन्होंने ये भी बताया था, पिछली टर्न पे हमने पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है। तीसरे एक और ये भी स्पष्ट की उन्होंने कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये हमने बीए पार्ट 1 में भी पढ़ा है और ये जो है उत्पत्ति ह्रास नियम का जो सिद्धांत है कृषि में, उसको भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और ये दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मान्यताएं उन्होंने रखी हैं इनके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। अर्थात माल्थस की जो विचारधारा है उनके साथ इसकी जो निष्कर्ष के तौर पर बिंदु पे हम आते हैं तो ये दो स्थितियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो यदि हम लोग बेसिक कंक्लूजन ऑफ माल्थुसियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है उस पर माल्थस का विचार रहा। अर्थात रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या है। तो माल्थस का ये विचार था कि मनुष्य में अत्यंत तीव्र प्रजननता की प्रेरणा पाई जाती है, ऐसा विचार था उनका, और जिसके कारण संतानोत्पत्ति की जो शक्ति है वो असीमित होती है। तो उनके अनुसार यदि इस प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया गया, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया, तो इसको जो है यदि किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होगा तो इसे किसी भी देश की जनसंख्या में उपलब्ध किसी प्रकार जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। अर्थात माल्थस का ऐसा विचार था कि इसको जो है नियंत्रण एक बिंदु बनाकर, नियंत्रण एक सुझाव बना करके इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अर्थात माल्थस के अनुसार जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है वो ज्यामितीय अनुपात में होती है। अर्थात जैसे ज्यामितीय अनुपात जैसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये रेशियो जो होता है 1:1:2:4:16:32:64:128 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है, इस दर से बढ़ता हुआ चला जाता है। अर्थात जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात उन्होंने रखी कि खाद्य सामग्री की दर के बारे में भी हम लोग बात करें तो खाद्य सामग्री अर्थात जीवन निर्वाह के जो साधन हैं वृद्धि की दर को स्पष्ट करते हुए माल्थस ने कहा कि जनसंख्या की तुलना में जीवन निर्वाह के साधन में वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है। अर्थात उन्होंने खाद्य सामग्री में वृद्धि को जो बताया उसमें अंकगणितीय अनुपात बताया।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे बात करते हैं कि 1:2:3:4:5 इस तरीके से इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दर्जा उन्होंने दिया। और इसी कारण से यह कहा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरी बात यहाँ उन्होंने स्पष्ट की कि पहली बात तो जनसंख्या की वृद्धि दर के बारे में जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा, और दूसरा अंकगणितीय अनुपात जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में स्पष्ट किया। और तीसरी बात इन दोनों के कंपैरिजन में उन्होंने जो रखा कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री के बीच में जब दोनों स्थितियां इस तरीके की आएंगी तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, अर्थात इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में और जो है और खाद्य पदार्थों में जो है अंकगणितीय अनुपात में से होती है, अर्थात जनसंख्या तथा खाद्यान्नों की वृद्धि के अनुपात में अंतर होने के कारण खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक तीव्रता के साथ होती है, जिससे कि इससे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकृति ने मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य बताया, ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं। अब प्रकृति ही इन दोनों में साम्य स्थापित करने का प्रयास करती है, संतुलन कैसे बनाया जाए। तो माल्थस ने ये बताया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार जिसने मनुष्य के जीवन के लिए भोजन को अनिवार्य बनाया है, इन दोनों शक्तियों अर्थात जनसंख्या और खाद्यान्नों की वृद्धि दोनों के प्रभावों में समानता स्थापित करनी चाहिए। ठीक, अर्थात ये हम लोग कहें कि माल्थस का जो विचार था वो एक संतुलन स्थापित करने वाली बात के साथ ही था। तो ये माल्थस का जो विचार है, जैसे हम लोग पिछले टर्न पे ही बात कर रहे थे कि माल्थस का जो विचार था एक निराशाजनक दृष्टिकोण का था। उसका विचार हमेशा ये था कि व्यक्ति स्वतंत्र जीवन नहीं काट पाएगा, अर्थात संतुलन स्थापित करना होगा। उनका ये विश्वास था कि जनसंख्या को अनियंत्रित बढ़ने दिया जाए तो जनसंख्या की वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तुलना में अधिक होगी और इन दोनों में असंतुलन हो जाएगा और प्रकृति इनमें संतुलन स्थापित करेगी। संतुलन कैसे स्थापित करेगी? या तो प्राकृतिक अवरोध वाली स्थिति आएगी जिसमें बाढ़ आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, महामारी फैल जाएगी या इस तरीके की बीमारियां स्थापित। तो माल्थस का ऐसा मानना था कि प्रकृति की जो मेज है वो सीमित अतिथियों के लिए है, अर्थात जो भी लोग बिना बुलाए आएंगे वो इसमें जो है उन्हें भूखा मरना पड़ेगा, ऐसा विचार जो है माल्थस का रखा था। तो तीसरी स्थिति हमारे सामने ये भी आ गई। अब हम लोग बात करें कि इसकी जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में क्या क्या सुझाव दिए। माल्थस ने ये सब बात तो रख दी कि अवर फूड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अवर फूड सब्सटेंस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट विल राइज ए imbalance between the population and the food substances. Then थर्ड कंडीशन, चेक्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन सजेस्ट बाय माल्थस। माल्थस के द्वारा इनके लिए क्या संतुलन स्थापित किया गया, मतलब क्या क्या सुझाव दिए गए इन सब के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए। तो माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या को नियंत्रित न किया जाए तो वह जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, ऐसा मानना बिल्कुल है। और दूसरी बात हम ये भी बात कर रहे थे, माल्थस ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे पाप और दुख की संज्ञा से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ माल्थस ने जनसंख्या की श्रेष्ठ शक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए और जीवन निर्वाह के साधनों तक सीमित रहने वाले अवरोध बताए। 3 उन्होंने अवरोध बताए। इसमें नैतिक संयम की बात रखी, मॉरल रेस्ट्रेंट जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा पाप की बात रखी और दूसरा दुख की बात रखी। तो माल्थस ने जनसंख्या को सीमित रखने वाले 2 अवरोधों को 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। पहला एक कृत्रिम उपाय जिसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम अवरोध, प्रिवेंटिव चेक्स, और दूसरा प्राकृतिक अवरोध की बात भी उन्होंने रखी कि ये 2 चीज़ें इनके द्वारा हम लोग अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कृत्रिम उपाय के बारे में बात रखी कि कृत्रिम उपाय क्या हैं, जैसे कृत्रिम अवरोध क्या है, प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि के संबंध में स्वयं मनुष्य को सजग रहना होगा, ये ज़रूरी है कि मनुष्य इस पर विशेष ध्यान दे। प्राकृतिक अवरोधों का जो स्वरूप है वो अत्यंत भयानक है, बीभत्स है, जिसके परिणाम बहुत खतरनाक देखने को मिलेंगे हमको। मनुष्य को प्रकृति को हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं देना चाहिए, उसे अपने विवेक से ही काम लेना चाहिए। तो माल्थस का ऐसा विचार था।
तो पहली बात इसमें उन्होंने मॉरल रेस्ट्रेंट की बात भी रखी और पाप की बात भी रखी, तो ये कृत्रिम बातों को इसमें शामिल किया, कृत्रिम अवरोधों के बारे में बताया। और इसमें ये भी बताया उन्होंने कि स्वविवेक से जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अपनाना चाहिए, स्वविवेक से व्यक्ति को अपना इस पर नियंत्रण की भूमिका बनानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने इसके साथ ही, जैसे हम नैतिक संयम की बात कर रहे हैं, तो नैतिक संयम के अंतर्गत माल्थस ने उन सभी नैतिक गुणों के बारे में और उपायों के बारे में समावेश किया जिनसे कि जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित हो सकती है। अब जैसे उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, या अविवाहित रहिए, या देर से शादी करिए और बड़ी उम्र में शादी करिए। हालांकि इस बात को लेकर के माल्थस ने स्वयं 38 साल की अवस्था में शादी की, लेकिन नैतिक संयम के बारे में माल्थस का एक विचार ये भी था कि व्यक्ति अविवाहित जीवन व्यतीत करने और विवाह को बड़ी उम्र में तक स्थगित करने का सुझाव दिया उन्होंने, लेकिन किंतु उनका यह तात्पर्य नहीं था कि व्यक्ति एक ओर तो अविवाहित रहे और दूसरी ओर वह वैश्यागमन द्वारा काम वासना की संतुष्टि करे। तो माल्थस के अनुसार इस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने ठीक नहीं बताया। जनसंख्या वृद्धि को तो अवश्य रुक जाएगी, लेकिन यह नैतिकता और धर्म के विपरीत बात बताई उन्होंने कि ये सिद्धांत इस तरीके से लागू नहीं होता कि हम देर से शादी करें, अविवाहित रहें, लेकिन गलत रास्ते पर जाकर के हम जनसंख्या नियंत्रण की बात को सोचते रहे, विचारते रहें और करते रहें। तो ये जनसंख्या, ये इस तरीके का विरोध उन्होंने नैतिकता और धर्म के साथ जोड़ते हुए इसका विरोध भी किया। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं माल्थस के जैसे पाप की संज्ञा के बारे में बात की, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या अनेक कृत्रिम नियंत्रणों द्वारा भी नियंत्रित की जा सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं गर्भ समापन के बारे में बात करते हैं, या जैसे कहना है संतति निग्रह के साधनों का प्रयोग करके भी। तो माल्थस ने इन सभी उपायों को हालांकि पाप की संज्ञा दी। उनका मत था कि इन उपायों द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को तो अवश्य रोका जा सकेगा, इसमें अवश्य अवरोध उत्पन्न होगा, किंतु इनका प्रयोग भी उचित नहीं है। ऐसी विचारधारा भी उन्होंने इस बात को लेकर के रखी है। तीसरी बात, हम लोग बात रख रहे हैं कि भाई प्राकृतिक अवरोध कौन सा है, जिसे हम लोग पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। यदि कृत्रिम उपायों के द्वारा यदि मनुष्य कृत्रिम अवरोधों को नहीं अपनाता है, इनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रित नहीं करता है, तो जनसंख्या बिना किसी अवरोध के बढ़ने लगती है तथा जीवन निर्वाह के साधनों से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हम लोग पिछले अभी बात कर रहे थे, इन परिस्थितियों में प्राकृतिक अवरोध, जिन्हें माल्थस ने दुख की संज्ञा बताई, ये क्रियाशील होने लगते हैं। और इसमें बहुत सारी 11 प्राकृतिक अवरोधों का उल्लेख भी उन्होंने किया, जिसे हम आगे भी थोड़ा सा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो इसके बारे में कहा कि उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी महामारी फैल सकती है, अकाल पड़ सकता है, भूकंप आ सकता है, इस तरीके की बातों का भी समावेश माल्थस ने किया और 11 प्रकार के प्राकृतिक अवरोधों का समावेश इसमें किया है। और इस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि इन प्राकृतिक अवरोधों के द्वारा जनसंख्या तथा जीवन निर्वाह के साधनों में संतुलन स्थापित तो हो जाता है, किंतु ये संतुलन अल्पकालीन होता है। अर्थात जिसे हम एक ये कहेंगे साहब ये परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया, ये नहीं कह सकते। ये अल्पकालीन स्थिति है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की शक्तियाँ पुनः क्रियाशील होने लग जाती हैं और इससे प्राकृतिक अवरोध पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। इस प्रकार ये घटनाओं का एक दुष्चक्र चलता रहता है और इसमें फंसकर जो है जनसंख्या दुख झेलती रहती है। अर्थात इन समस्याओं का अल्पकालीन कोई निदान इनका हो नहीं पाता है और जनसंख्या का एक कुचक्र बना रहता है। और इस कुचक्र को हम लोग कहते हैं माल्थुसियन चक्र, ये माल्थुसियन साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं। ये चित्र आप लोग देखना है इसमें, किताब में आपकी अपनी किताब खोलिए, उसमें देखिए ये माल्थुसियन चक्र बना हुआ है इसमें। तो माल्थुसियन साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं, तो अति जनसंख्या जब आती है तो मालूम पड़ा प्राकृतिक अवरोध आएंगे और प्राकृतिक अवरोधों के द्वारा फिर मालूम पड़ा कि संतुलित जनसंख्या हो जाएगी, अर्थात उसमें लोग मारे जाएंगे और उतने ही लोग रह जाएंगे। लेकिन ये हमने एक और बताया था कि अल्पकालीन स्थिति होती है, तो इससे फिर क्या होगा, फिर एक अल्पकालीन जो है ये स्थिति के बाद अति जनसंख्या का दौर फिर आ जाएगा और फिर अति जनसंख्या के बाद फिर यही साइकिल घूमती रहेगी, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। तो इससे क्या होगा, साधन ये असंतुलन तथा इससे असंतुलन के दूर करने के उपाय को भी इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से ये देखिए, आप अपने चित्र इसमें देखिए, ये बुक में जो है बना हुआ है, पेज 82 पे है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसे बिल्कुल हम लोग जो अभी तक बताया उसको थोड़ा सा एक बार